हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजू टू डीप लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड, आज है 13 अप्रैल और मैं राजीव रंजन आपको आज 13 अप्रैल इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटित घटनाओं के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। दोस्तों, आज का ये जो तारीख है यह काफ़ी ही ऐतिहासिक तारीख है। आज क्या हुआ था ऐसा जिसके कारण यह दिन सबसे विशेष है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसका सीधा प्रभाव पड़ा था। जी हाँ, आज के दिन जैसा कि आप जानते हैं एक ऐतिहासिक घटना घटी थी, जलियांवाला हत्याकांड। हाँ, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला नरसंहार अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। तो आइए हम 2 मिनट में देखते हैं इस घटना के पीछे अंग्रेजों की क्या मंशा थी, क्यों यह घटना घटी थी, इस घटना का और क्या प्रभाव पड़ा था और तमाम उन चीज़ों को आज हम 2 मिनट में समझने का प्रयास करेंगे। तो आप बने रहिए और जानिए कि आज का दिन ही क्यों अंग्रेजों के हुकूमत पर एक कील का पत्थर, कील ताबूत में कील साबित हुआ था। तो हम देखते हैं इस चीज को। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। यह बहुत ही शर्मनाक, एक कायरतापूर्ण, बर्बरतापूर्ण अंग्रेजों की हरकत थी जो जलियांवाला बाग में हुई थी। तो मैं आपको बताता हूं कि 13 अप्रैल 1699 में हमारे सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब क्या की थी दोस्तों? 10वें सिख गुरु, जी हां, 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। के बाद मनाया जाता है। तो इन्हीं सब के आलोक में और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को सिख समुदाय के बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी अमृतसर गुरुद्वारे से महज 500 मीटर की दूरी पर एक जगह, एक बाग है, जलियांवाला बाग। तो यह जलियांवाला बाग में सभी लोग एकत्रित हुए थे और शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। शांतिपूर्ण सभा का उद्देश्य था किस प्रकार डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी की रिहाई को सुनिश्चित किया जाए। तो 3 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर, जो अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर थे, उनके आवास पर स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्रवादियों के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था कि भाई इन हमारे नेताओं को काला पानी की सजा नहीं दिया जाए, इनका अपराध क्षमा करके इन्हें मुक्त किया जाए। पर अंग्रेज इस बात को नकारते हुए आंदोलन को बर्बरतापूर्ण कुचल लेना चाहते थे। और ऐसा क्यों करना चाहते थे, इसके पीछे एक शब्द, एक लाइन में समझेंगे कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो हमारे 43,700 सैनिक उस विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध के साथ लड़े थे। लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि ब्रिटिश सरकार अब भारत पर नरमी का संदेश देगी, उन्हें कुछ सहायता प्रदान करेगी, उनके देश को आजादी दिलाएगी, उन्हें स्वायत्तता दिलाएगी, उन्हें स्वतंत्रता दिलाएगी। पर इसका विपरीत हुआ। सर सिडनी रॉलेट जो एक जज थे, उनके नेतृत्व में एक आयोग का गठन कर दिया गया, सेडिशन आयोग। जी हाँ, आज भी हम सेडिशन के विरुद्ध में आए दिन अखबारों में समझते रहते हैं। उस समय का ही सेडिशन है दोस्त, देशद्रोह कानून। तो उस समय क्या हुआ था कि एक सेडिशन कमेटी बना करके पंजाब प्रांत और बंगाल प्रांत, जो कि मुख्य राष्ट्रवादियों, स्वतंत्रता सेनानियों, आंदोलनकारियों का गढ़ हुआ करता था, उसे कुचलने का प्रयास किया गया था। और उसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना अपील दलील के जेल में बिना वारंट के घुसा दिया जाता था। और यह रॉलेट एक्ट पास होने से पहले की घटना के बारे में बता रहा हूं आपको। तो हुआ यूं कि इन्हीं सब के परिप्रेक्ष्य में सत्यपाल जी को और सैफुद्दीन किचलू जी को लोगों ने गिरफ्तार कर लिया था, अंग्रेज सरकार ने।
और इसी के विरोध में बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग में लोग, बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग सभी एकत्र हुए थे, एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। बैसाखी का दिन था, सभी अपने धर्म का और राष्ट्रीयता का बखान कर रहे थे। लेकिन उसी समय एक कुत्सित विचारधारा और मानसिकता वाले व्यक्ति का प्रवेश होता है जलियांवाला बाग के सक्रिय रास्तों से। उसका नाम था जनरल रेजिनाल्ड ओ डायर। जी हाँ, इस व्यक्ति का नाम आप ध्यान रखेंगे, इसका नाम था जनरल, एक उपाधि है, रेजिनाल्ड ओ डायर। तो रेजिनाल्ड ओ डायर ने करीब करीब 300 के आसपास सैनिकों को लेकर के आए, जिसमें 90 सिख, गुरखा, बलोच, राजपूत सभी की टुकड़ियां थीं और सिख के 54वें बटालियन वाले व्यक्ति को लाया गया था, सिख योद्धाओं को लाया गया था, 29वें बटालियन के गुरखा के व्यक्तियों को लाया गया था और 54 सिंध बटालियन के राजपूत, बलोच को लाया गया था। इसके पीछे भी उसकी एक सोच, गहरी सोच थी। उस दुष्ट ने भारतीयों का कत्लेआम करने के लिए भारतीयों का सहारा लिया। बहुत कम ही अंग्रेज सैनिक थे उस नरसंहार में दोस्तों, भारतीय ही थे अधिकतर उस समय के। तो हुआ यूं कि 13 अप्रैल 1919 को एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी जलियांवाला बाग में, जिसमें करीब 2000 लोग से अधिक शामिल थे। उसी में जनरल रेजिनाल्ड ओ डायर ने ये आदेश दिया कि आप अभी के अभी उठकर इस बाग से चले जाओ, वरना हम लाठीचार्ज करेंगे, आप पर गोलीबारी करेंगे। लेकिन जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होकर सभा कर रहे थे, वो कहाँ इस बात और चेतावनी से डरने वाले थे। उन्हें कहाँ अंदेशा था कि इतनी बड़ी नरसंहार घट जाएगी। और तुरंत ही रेजिनाल्ड ओ डायर ने उन पर बर्बरतापूर्ण, कायरतापूर्ण, क्रूरतापूर्ण आदेश देते हुए कहा कि गोलियां चलाओ। दोस्तों 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चारों तरफ से बरसने लगी और उस बाग में सिर्फ घुसने का और निकलने का एकमात्र एक सकरा रास्ता था। इस सकरे रास्ते से होकर के कहां लोग जा पाते। 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चली और करीबन 2000 लोग तुरंत ही काल के गाल में समा गए। उन्होंने अपनी शहादत दी। राष्ट्रीयता से ओतप्रोत ऊर्जावान भावना को लेकर के वे आगे बढ़े थे और गोलियां चारों तरफ से चल रही थी, कोई रास्ता नहीं था। एक कुआं था, उस कुएं पर भी लोग छलांग लगाने को विवश हो गए। उन्होंने बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं तक को नहीं बख्शा। चारों ओर अंधाधुंध घेर कर जिस तरह गोलियां चलाई जाती हैं उस तरह घेर कर चलाई थी। आज भी अमृतसर के जलियांवाला बाग के दीवारों में उन गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। आप जाएंगे तो देखेंगे कि आज भी वो उनके गोलियों के निशान और गोलियां दीवार में अभी भी इस प्रकार घुसी हुई मिलेंगी आपको। तो इस घटना के बाद भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। अंग्रेज सरकार ने भी बस काम चलाओ एक कमेटी गठित कर दी और हंटर आयोग के आलोक में उन्होंने कहा कि हम रेजिनाल्ड डायर की इस कृत्य की चर्चा करेंगे। उन्हें बुलाया गया 1927 ईस्वी में। तब जनरल ओ डायर ने स्वीकार किया दोस्तों कि उन्होंने प्री प्लान्ड होकर के इस नरसंहार को करवाया है। उन्होंने ये स्वीकार किया कि उनकी मंशा थी कि अगर व्यक्ति वहां से नहीं हटेंगे, आंदोलनकारी वहां से नहीं हटेंगे, तो मैं उन पर गोलियां चलाऊंगा। ऐसा वो क्यों, इस प्रकार की मंशा के पीछे एक कारण था। ठीक 10 अप्रैल के आसपास जब ये लोग गए थे डिप्टी कमिश्नर ऑफ अमृतसर के पास सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी को छुड़ाने के लिए, तो अस्वीकार कर दिया गया था उनकी मांगों को। इसके विरोध में कुछ भारतीय तत्वों ने सड़कों और रेलगाड़ियों को बाधित किया। कई जगह इक्का दुक्का जगह आगजनी हुई थी और 5 यूरोपीय भी मारे गए थे। इस बात का खुन्नस, इस बात का दुख, इस बात का संताप, इस बात का क्रोध जनरल ओ डायर के मस्तिष्क में इस प्रकार था कि वह बदला लेना चाह रहा था और बदला लिया इस कायरतापूर्ण घटना को अंजाम देकर के। उसके इस कृत्य की पूरे विश्व में बहुत ही गहरी आलोचना हुई। हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी इसकी चर्चा हो रही थी। परंतु एक आश्चर्य की बात है, उस समय की ब्रिटिश सरकार के राजनीतिज्ञों की मंशा को समझिए। हाउस ऑफ कॉमन्स में कह दिया गया कि बहुत ही अच्छा कार्य किया तुमने रेजिनाल्ड डायर, तुम्हें सराहा जाता है। अगले दिन न्यूज़पेपर्स, अखबारों में पूरे विश्व में इस बर्बरतापूर्ण घटना की
निंदा होने लगी। तब फिर से एक बिल पास कराया जाता है और कहा जाता है कि जनरल ओडायर तुम्हें अब पदोन्नति करते हैं, यानी तुम्हारा डिमोशन कर देते हैं। यार तुम पहले जनरल थे, अब तुम कर्नल बन जाओ। ये क्या हुई बात, उन्हें कर्नल तो बना दिया गया, फिर बाद में उन्हें एक्टिव सर्विस से रिमूव कर दिया गया। पर क्या केवल इतना काफी था? बिल्कुल नहीं। उस दिन अंग्रेज सरकार के ताबूत पर जो किल घुसा था, उस किल पर एक बच्चा जो कुएं पर मौजूद था, सरदार उधम सिंह उनका नाम था, जिसने इसका बदला लिया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में एक कमेटी की गठन की। उस कमेटी का कार्य था कि वह लोगों से बात करे जो उस घटना स्थल पर मौजूद थे, जो जीवित रहे, और एक रिपोर्ट सौंपे। तो इन कमेटी और इन से तत्काल तो कुछ होने नहीं जा रहा था। उसी समय एक क्रांतिकारी विचारधारा एक बालक के मन में जन्मी, उनका नाम था सरदार भगत सिंह। जी हाँ दोस्तों, पंजाब उस समय कई आंदोलनकारियों और क्रांतिकारियों से भरी हुई भूमि थी, और कई लोगों के मन में इस अत्यंत ही क्रूर नरसंहार का संताप और पश्चाताप और दिल में अग्नि की तरह ज्वाला भड़क रही थी कि किस प्रकार इन अंग्रेजों को उखाड़ कर फेंका जाए। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि कितना ही विभत्स घटना घटी थी कि 2000 से ऊपर लोग वहां पर शहीद हो गए, और सरकार बता रही है, सरकारी आंकड़ा, ब्रिटिश सरकार बता रही है कि केवल 147 लोग मृत हुए हैं। और आज भी अगर आप जाएंगे जलियांवाला बाग, तो वहां 388 लोगों का नाम दर्ज है। सरकारी दस्तावेज में 467 आदमी का नाम दर्ज है कि उन्होंने उस दिन अपनी शहादत दी थी। तो क्या आप समझते हैं कि उनके इस मंशा से, उसकी इस कार्य से उनकी मंशा उजागर नहीं होती कि क्या उनका है? लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि 1919 ईस्वी के 13 अप्रैल को घटी घटना ने भारत में राष्ट्रवाद का एक नया बीज, क्रांतिकारी आंदोलन का एक नया संचरण, एक नया प्रवाह स्थापित किया, और पूरे राष्ट्र में अंग्रेजों का विरोध आरंभ हो गया। और आप जानते हैं कि तुरंत ही इस घटना के बाद अंग्रेजों की सरकार हिल गई, उनका सिंहासन हिलने लगा, डरमराने लगे। इंग्लैंड तक आवाज गई कि उनका अब भारत में ज्यादा दिन नहीं रह गया है। तब उन्होंने क्रूरतापूर्वक एक चाल चली, एक लोमड़ी की दिमाग सातिर चाल चली। वे भारत में विभिन्न तरह के सुधार आंदोलन आयोग लाने लगे, भारतीयों को कुछ संतोषजनक पारितोषिक देने का काम करने लगे। पर यह चला नहीं जाता, क्योंकि भारत के नौजवान अब भारत को आजाद कराने के लिए, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कमर कस करके खड़ा हो चुके थे। और मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और सरदार भगत सिंह, उधम सिंह और अनेक अशफाक उल्लाह खान साहब, राम प्रसाद बिस्मिल जी, अनेक क्रांतिकारी लोग मजबूती के साथ एकत्र होकर के एक अलग विचारधारा की ओर बढ़ते हुए, जो गांधीवादी विचारधारा से अलग थी, बढ़े और देश को स्वतंत्र कराने के लिए एकजुट हुए। सुभाष चंद्र बोस ने आगे जाकर के भी इसी विचारधारा को बढ़ाया और आजाद हिंद फौज की स्थापना की। और फिर आप जानते हैं कि किस प्रकार 15 अगस्त को भारत एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में आजाद हुआ। तो मैं इन सभी को समेटते हुए फिर से एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड रेजिनाल्ड ओ डायर के बर्बरतापूर्ण एक्ट से हुआ। उन्होंने निहत्तों पर गोलियां बरसाई, कई लोग शहीद हो गए। उनके शहादत से आज भी देश प्रेरणा पाता है। आप आज भी जाएंगे जलियांवाला बाग में तो केवल वही संकरा रास्ता आज भी है जो उस समय था। आप जैसे ही घुसेंगे उस पावन धरा पर, आपको एंट्री गेट पर ही सरदार उधम सिंह की एक प्रतिमा मिलेगी, और आज भी वह माटी से बलिदानियों की सुंदर खुशबू आपको प्रेरित करेगी राष्ट्र के बारे में, राष्ट्रीयता के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में। तो मैं आशा करता हूं मैं अपने इस प्रयास से आपको 2 जानकारी दे सका, आपके ज्ञान में 2 शब्द जोड़ने का चेष्टा किया। तो मेरा आप सबों से सिर्फ एक ही निवेदन है दोस्तों कि हम अपने उन महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों को अपने दिल में संजोएं, उनकी विचारधारा को जोड़ें, राष्ट्रीयता को लेकर के आगे बढ़ें। आज जो पूरे संसार में हो रहा है उस चीज को अनुभव करते हुए हम कैसा भारत का निर्माण करना चाहते हैं,
कैसे लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना चाहते हैं, किस प्रकार देश आगे बढ़े, किस दिशा में किस प्रकार का कदम उठाएं, इन सभी बातों को मनन करते हुए अपनी लोकतांत्रिक राजनीतिक शक्ति का सही से अनुभव करें, मताधिकार का प्रयोग करें और अपने मन के नेता को चुनें। धन्यवाद।